7 दिसंबर 1941 इतिहास में ये तारीख एक बहुत ही बदनाम दिन के तौर पर दर्ज है। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम पर्ल हार्बर की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ धुएं और तबाही की नहीं है। ये उस एक पल का सबूत है जब एक सोते हुए शेर को जगा दिया गया था और उसे दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में उतरने के लिए कह लीजिए मजबूर कर दिया गया। यही वो तारीख है जिसने एक बिल्कुल शांत रविवार की सुबह को अचानक युद्ध के शोर में बदल दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक शांत सा बंदरगाह युद्ध का मैदान कैसे बन गया, और इसी सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर तलाशेंगे। पर एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। नहीं, ये तो दशकों से धीरे धीरे बन रही एक विस्फोटक स्थिति का नतीजा थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर उस सुबह हुआ क्या था? बात है हवाई के ओहू द्वीप की। वहाँ एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था और उस पर एक ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में किसी ने सच में सोचा तक नहीं था। एक ऐसा हमला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस जगह के इतिहास में। चलिए देखते हैं कि ये पर्ल हार्बर आखिर इतना ज़रूरी बना कैसे। देखिए, शुरुआत में तो पर्ल हार्बर का नाम कुछ और ही था। हवाई के जो स्थानीय लोग थे वो इसे पूलू लोआ कहते थे। इसका मतलब होता है मोती का पानी। मतलब ये जगह अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर थी, ना कि किसी मिलिट्री बेस के तौर पर। और मज़े की बात यह है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ये बंदरगाह इतना उथला था कि बड़े बड़े जहाज तो इसमें आ ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वेलिंग बढ़ी, अमेरिका की नज़र इस द्वीप पर पड़ी और उसने इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को पहचानना शुरू कर दिया। और बस इसके बाद अमेरिका ने धीरे धीरे यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 1887 में उन्हें एक स्टेशन बनाने का अधिकार मिला। फिर 1900 में इसे ऑफिशियली एक नेवल स्टेशन बना दिया गया और 1908 आते आते तो यहाँ एक पूरा का पूरा शिपयार्ड तैयार हो चुका था। और फिर क्या था? इसी स्टेशन को प्रशांत महासागर में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत का सेंटर पॉइंट बनाया गया। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, पर्ल हार्बर की जो लोकेशन थी ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये प्रशांत महासागर के एकदम बीच में था और इसी वजह से अमेरिका को पूरे इलाके पर नजर रखने और अपनी नेवल पावर दिखाने की एक जबरदस्त क्षमता मिल गई थी। अब इसे एक मजबूत किला बनाने के लिए जाहिर है बहुत काम किया गया। जो चैनल्स थे उन्हें गहरा किया गया ताकि बड़े बड़े युद्धपोत आ सकें। नेवल और एयर स्टेशन बनाए गए। इतना ही नहीं, जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा, एक पूरा अस्पताल और ट्रेनिंग स्कूल, मतलब सब कुछ यहीं पर बना दिया गया। तो इतनी सब तैयारी और इतनी मजबूती के बावजूद वो मनहूस रविवार की सुबह आ ही गई। तो चलिए अब वापस उसी दिन पर लौटते हैं। समय था सुबह के ठीक 7:51। बेस पर ज्यादातर लोग अभी अपनी सुबह की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से मौत बरसने लगी। हमले की पहली लहर शुरू हो चुकी थी। इस पहली लहर में जापानी एयरफोर्स के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 183 विमान थे। डाइव बॉम्बर्स, हॉरिजॉन्टल बॉम्बर्स, लड़ाकू विमान, मतलब एक ऐसा झुंड जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, सब कुछ तबाह कर देना। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था। अभी पहली लहर का असर ख़त्म भी नहीं हुआ था कि लगभग आधे घंटे बाद सुबह 8:30 बजे 170 विमानों की दूसरी लहर ने हमला बोल दिया। अमेरिकी सेना को तो संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। इस पूरे हमले का जो सबसे भयानक प्रतीक बना वो था युद्धपोत यूएसएस एरिज़ोना की तबाही। हुआ ये कि एक कवच भेदी बम सीधा उसके गोला बारूद के स्टोर में जा गिरा और बस एक भयानक विस्फोट हुआ और जहाज कुछ ही सेकंड में पानी में समा गया। अगर नतीजों की बात करें तो वो बहुत ही विनाशकारी थे। कुल 9 जहाज तो पूरी तरह से डूब गए और 21 दूसरे जहाज बुरी तरह डैमेज हो गए। आप कह सकते हैं कि अमेरिकी प्रशांत बेड़े की जैसे कमर ही तोड़ दी गई थी। लेकिन इन सब से कहीं बड़ा नुकसान था इंसानी जानों का। इस एक हमले में 2350 अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे और इसमें से भी 1177 लोग अकेले यूएसएस एरिज़ोना पर थे। जरा सोचिए।
ये पूरा हमला 2 घंटे से भी कम में ख़त्म हो गया, लेकिन इसके जो नतीजे थे, इसका जो असर था, वो आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाना था। इस एक हमले ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो जो उनकी दुनिया के मामलों से दूर रहने की नीति थी ना, जिसे अलगाववाद कहते हैं, वो अब खत्म हो चुकी थी। अमेरिका अब पूरी ताकत के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। पर हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद अमेरिका का जो संकल्प था वो बिल्कुल नहीं टूटा। सिर्फ 1 साल के अंदर, आप सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर ज्यादातर जहाज़ों की मरम्मत कर ली गई और ये बेस फिर से प्रशांत बेड़े का मेन सेंटर बन गया। और आज भी पर्ल हार्बर एक एक्टिव और बहुत ही ज़रूरी अमेरिकी नेवल बेस है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे उस राख से उठकर ये जगह आज भी अमेरिकी नौसेना की ताकत का एक बड़ा केंद्र बनी हुई है। इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए 1964 में इसे एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का दर्जा दिया गया। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि इतिहास और यादों का एक जीता जागता स्मारक भी है। और आखिर में पर्ल हार्बर की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे इतिहास में सिर्फ एक अकेला दिन किसी भी देश की किस्मत को, उसकी नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।